वो दे देना, नैपकिन ला कर दे देना भाई, 1 मिनट। हेलो नमस्कार जय हिंद, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? राधा ठाकुर, प्रियांशी, मानसी, सुमन, रोहित ठाकुर, तेजस, ऑल गुड, ऑल ओके, ग्रेट। तो फाइनली आज की क्लास में हमारा जो पार्ट है वो है हमारा सेकंड पार्ट। तो अभी तक हम लोग जब बात कर रहे हैं तो अभी हमारा जो टॉपिक चलेगा वो ये वाला चलेगा। कल हम लोगों ने जो देखा था वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में देखा था थोड़ा सा, है ना। तो थोड़ा सा जल्दी से आज की क्लास के बारे में जरा बात करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जो कि आपको अपने संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होने चाहिए, है ना। स्नेहा, चेतन, हर्ष, तेजस, सिमरन, तबीयत कैसी है? बस पूछो मत यार, तबीयत कैसी है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। सबसे पहले वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट एज वेल एज हैंड रिटन भी है, ठीक है, क्योंकि अब तक कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो हैंड रिटन फॉर्मेट में इतना बड़ा हो, ठीक है। दूसरी चीज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर है। अब आप कहोगे सर ये फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर का मतलब क्या है, इसमें ऐसा क्या खास है कि फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर, क्या ऐसा खास क्या है, ये चीज है क्या? तो में से कई लोग बोलेंगे सर ये एक नई चीज है यार, ये हम लोग सर सुनते तो रहते हैं फेडरल सिस्टम यूनिटरी फीचर, बट ये एक चीज आती नहीं है, समझ में नहीं आती ये कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोग यहां पर हो, आप सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते होगे, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होगे, है ना। जब भी आप लोग बात करते होगे, जब भी आप लोग अपने बारे में डिस्कशन करते होगे, जब भी आप लोग किसी भी चीज के बारे में डिस्कशन करते होगे, तो सबसे पहले आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्या आता होगा, आपके स्टेट, आपके एरिया, आपके लोगों के बारे में बात होती होगी, है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये तो नोट करने वाली बात है बेटा, ये सारी बातें तो नोट करने वाली हैं, ठीक है। बट जब भी हम लोग सारे एक साथ कोलैबोरेट, मतलब एक साथ मिलकर बात करते हैं, तब क्या होता है, एक साथ जब मिलकर बात करते हैं तब क्या होता है, हाँ, तब क्या होता है, तब होता है ये कि हमारे सामने आता है इंडिया एज अ फेडरल। हम लोग कैसे निकाल के आते हैं, इंडिया, इंडिया, है ना, इंडियन बन के सामने आते हैं। अब ध्यान से समझना मैं क्या समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना कि इंडिया में मल्टीपल स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स को कनेक्ट करने वाली जो यूनिटी है ना, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फेडरल का मतलब क्या है कि आप लोग अलग अलग कई सारे क्या है, मल्टीपल स्टेट्स हैं, मल्टीपल स्टेट्स हैं, यूटीज हैं। बट जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं, या ऐसे समझो आपके ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, है ना, ये सारे के सारे स्टेट और यूटीज क्या है, एक साथ आपको नजर आते हैं, है ना। आपको कैसे नजर आते हैं, एक साथ नजर आते हैं। बट जब आप इनको एक साथ जोड़कर देखते हो तो क्या, एक यूनिटरी फॉर्मेट में नजर आते हैं। यूनिटरी फॉर्मेट क्या है हमारा, यूनिटरी फॉर्मेट हमारा कैसा है, इंडिया, या फिर जिसे आप लोग भारत बोलते हो, क्या बोलते हो, भारत बोलते हो, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो किसके बारे में बात हो रही है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर। आप अपने घर में, ठीक है, मे बी आप शर्मा जी के बेटे हो, वर्मा जी के बेटे हो, ठीक है, होगा आपके घर में, आपके
टाइटल्स कुछ ना कुछ होंगे, आप पर्टिकुलर एक फैमिली से बिलोंग करते हो, पर जब आप अपने घर के अंदर हो तब आप क्या करते हो आपस में, पापा ये मेरा है ना, ये मेरा है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा सामान है, ये मेरे कपड़े हैं, आपस में क्या हो, अलग अलग हो। पर जब एक साथ आते हो तो क्या हो जाते हो, यूनिटरी फीचर में नजर आते हो। बात समझ में आई, हाँ या ना? बात समझ में आई सबको, हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है सबको? ग्रेट। फिर बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट, नो डाउट हम लोग जो भी काम करते हैं वो सब किसके थ्रू करते हैं, पार्लियामेंट के थ्रू करते हैं। और ये किसके किसके थ्रू आती है, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा आती है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी क्या थी, इलेक्टेड थी। कैसी थी, इलेक्टेड थी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी कोई ऐसे नहीं कि हाँ किसी भी पर्सन को बना दिया गया, नहीं, यहां का भी जो लोग आए वो एक तरह से चुन कर आए थे, इलेक्ट होकर आए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी कैसे आई है, इलेक्ट होकर आई है। इसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना है तब से कैसा है, लोगों के द्वारा ही है। कैसा है, लोगों के द्वारा ही है। कैसा है, लोगों के द्वारा है। बात समझ में आई यहां पे, हाँ या ना? चलो फिर बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये तो एक बेसिक सी बात है, कल हम लोग पढ़ भी रहे थे, या उससे पहले जब हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी तब भी पढ़ा था कि कैबिनेट मिशन आया था लॉर्ड वेवल के टाइम पीरियड में, और इसी कैबिनेट मिशन के थ्रू क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इसी कैबिनेट मिशन ने बनाई थी। इसको 3 लोग लीड कर रहे थे, आपको मैंने ये भी बताया था। क्या 3 लोग इसको लीड कर रहे थे, कौन कौन लोग हैं, जल्दी से नाम बताओ। सबसे पहला नाम क्या है, पैथिक लॉरेंस। दूसरा कौन है, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और तीसरा कौन है, एवी अलेक्जेंडर। क्या है, एवी अलेक्जेंडर। फिर हम लोग बात करते हैं द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टोटल क्या लगा, टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, है ना। तो ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। फिर आती हैं प्रेम बिहारी रायजादा के बारे में। ही वॉज द पर्सन जिन्होंने क्या किया था, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम किया था। क्योंकि राइटिंग जो आप देखते हो, हमारे जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो राइटिंग दिख रही है वो एक्चुअल में इन्हीं की है, एक्चुअल में इन्हीं की है। ठीक है, कई बार आप लोगों ने पार्लियामेंट में भी देखा होगा, कई पार्लियामेंट्री मेंबर्स होते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आएंगे, वो किताब जैसा छोटा सा ऐसा पुल्लू सा एकदम जरा सा, कि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं सर, एक्चुअल में वो कॉन्स्टिट्यूशन बुक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बुक जो असल में बनी थी वो इतनी मोटी थी और इतनी बड़े साइज की थी, इतने बड़े साइज की फुल साइज बुक थी, इतनी मोटी बुक। ठीक है, वो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन था जो उस समय पर लिखा गया था, उस समय पर तैयार किया गया था। तो वो जो आपको ऐसे करके दिखाई जाती है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन किताब नहीं है, वो सिर्फ उसकी एक प्रति है जो शॉर्ट फॉर्म में, पॉकेट फॉर्म में बना दी गई है आपके लिए। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना। तो प्रेम बिहारी रायजादा जी के द्वारा लिखा गया था। बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर बात करते हैं, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कहां से है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। कल हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ऑलमोस्ट 200 आर्टिकल्स एज इट इज कॉपीड है। क्या है, कॉपीड है। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो सर, 200 आर्टिकल कॉपीड है, ऐसा कैसे हो सकता है सर। और ये तो पूरा का पूरा अंग्रेजों ने बनाकर दिया था हमको। एग्जैक्टली जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में बात करते हैं तो वो पूरा का पूरा अंग्रेजों ने बनाकर दिया था हमको। किसने दिया था, अंग्रेजों ने बनाकर दिया था। ठीक है, वो हमारा अपना नहीं है, किसने दिया था, अंग्रेजों ने बनाकर दिया था। ठीक है, तो ये क्या, कंप्लीट कॉपीड था। और आज के टाइम पर भी जब हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर,
आज के टाइम पर भी हम लोग जो बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस क्यों हैं? कई बार यहाँ पर बोला जाता है कि यार ये बहुत बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने बनाया था। अगर बनाया है तो फिर भाई कॉपी क्यों किया है? अगर कॉपीड है तो फिर ये चीज एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई कॉपीड है ना। फिर आप अपना क्लेम मत करो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कट कॉपी पेस्ट क्यों बोलते हैं? इसीलिए तो बोलते हैं। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हर जगह से हम लोगों ने क्या किया, जो भी बेस्ट चीजें हो सकती थी उनको यहाँ पे क्या किया, इन्वॉल्व किया। जो भी बेहतरीन से बेहतरीन चीजें हो सकती थी इंडिया की डेमोक्रेसी को लेकर, इंडिया की सोवरेनिटी को लेकर, उन सबको हम लोगों ने क्या किया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने का काम किया। फिर वो चाहे किसी भी देश से मिल रही हो, कहीं से भी मिल रही हो, ठीक है। बट हाँ, कई जगह पर हम लोगों से गलतियां हुई हैं, कई जगह पर हम लोगों से गलतियां हुई हैं। अब आप लोग कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? उसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है वो? देखो, दुनिया के किसी भी देश में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को या डेमोक्रेसी को लेकर बात करो, किसी भी देश में आप डेमोक्रेसी को लेकर बात करो, किसी भी देश में आप बात करो डेमोक्रेसी को लेकर, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर आपको कहीं नजर आएगी तो वो इंडिया में नजर आएगी। कहां पे नजर आएगी? इंडिया में नजर आएगी। कहां पे नजर आएगी? इंडिया में नजर आएगी। बाकी कोई भी ऐसा देश, बाकी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर इतनी बड़ी डेमोक्रेसी लीड करती हो। और डेमोक्रेसी हो सकती है पर कुछ जगहों पर सक्सेसफुल हो सकती है, और ये बात आप भी इस चीज को एक्सेप्ट करोगे। कुछ जगह कौन सी हो सकती है? जहां पर जनसंख्या थोड़ी कम हो, उस जगह पर बहुत अच्छे से डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग चल सकती चीजें, है ना। और हमारी डेमोक्रेसी क्या कंप्लीट डेमोक्रेसी? नहीं, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि डिसीजन आप नहीं ले रहे, आप सिर्फ अपने द्वारा चुने हुए लोगों को वहां पे बैठा रहे हो, फिर वो लोग डिसीजन ले रहे हैं, फिर वो सही है गलत है वो आप भुगतो, जनता भुगतेगी वो, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट डेमोक्रेसी देखनी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखनी है, तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में क्या होता है, लोग डिसाइड करते हैं कि उनके लिए कौन सी पॉलिसी को लाना चाहिए, कौन सी पॉलिसी को नहीं लाना चाहिए। इंडिया में कौन डिसाइड कर रहे हैं? राजनेता डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें लोगों के अपने पर्सनल जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, पर्सनल एजेंडाज होते हैं, या अपने जो पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं वो उसके साथ अलाइन होते हैं। हमारी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जैसी बिहेव नहीं करती, है ना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आकर बोला कि मैं आपको हर एक चीज फ्री दे दूंगा, आप मुझे जिता दो, तो आपने क्या किया, मुझे वोट देना शुरू कर दिया, यार लोकेश सर हर चीज फ्री दे देंगे, चलो लोकेश सर को जिता देते हैं, है ना। आपके घर में हर हफ्ते सब्जी आ जाएगी, आपके घर में हर हफ्ते चावल दाल आटा सब पहुंचा दूंगा, आपके घर में आराम से बिजली भी फ्री आ जाएगी, पानी भी फ्री आएगा, सब कुछ फ्री आएगा, तुम 100% कल मुझे नेता बना दोगे। फिर देश का चाहे बेड़ा गर्क हो जाए, तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें जो तुम्हारी जो अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स है वो सब क्या हो रही है, मेरे द्वारा फुलफिल हो रही है। तुमको क्या चाहिए? यही तो चाहिए, है ना। कल मैं बोल दूं कि हर घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, हर घर में एक आदमी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और मैं गारंटी दे रहा हूं तुम अगले दिन ही मुझे प्रधानमंत्री बना दोगे। बस मुझे इतना बोलना है। सिर्फ इतना ही तो बोलना है मुझे, और ये रियलिटी है। तो डेमोक्रेसी काफी हद तक क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ है, और ये सबको पता है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी भी इसको बेटर कंडीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सकता है बेटर कंडीशन में लाने की कोशिश करें। अब इंडिया की जो डेमोक्रेसी वो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट के साथ मैंने क्या बोला, ये इनडायरेक्ट भी है। कैसी है? इनडायरेक्ट भी है। कैसी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। आप कहोगे सर इनडायरेक्ट कैसे है, तो अभी मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट कैसे है। सबसे पहली चीज, आप क्या करते हो, एक लीडर या चुनते हो, है ना, लीडर चुनते हो, और ये लीडर क्या करता है, आपके लिए पॉलिसी बनाने का काम करता है। ये लीडर क्या करता है, आपके लिए पॉलिसी बनाता है।
आप नहीं बनाते पॉलिसी, आप नहीं बनाते पॉलिसी, कौन बनाता है? ये लीडर्स बनाते हैं। इसका सीधा सा एग्जांपल है, कुछ लोग मे भी हो सकता है आप में से मेरे से एग्री नहीं कर रहे होंगे अभी इस वक्त, बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप ही के लीडर्स, कुछ लीडर्स ये पॉलिसी बनाते हैं कि इंडिया में, क्या इंडिया में रोहिंग्यास एंड बांग्लादेशी लोगों को रहने की आजादी होनी चाहिए। आप ही के कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो यहां पर बोलते हैं रोहिंग्यास और बांग्लादेशी जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको इंडिया की एजुकेशन में पढ़ने देना चाहिए। टैक्स का पैसा किसका है? आप लोगों का। पैसा किसने दिया? आप लोगों ने दिया। इंजॉय कौन कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं। इंजॉय कौन कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं। पैसा किसका है? आपका। इंजॉय कौन कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने अपने कुछ ऐसे लीडर्स को वहां पर क्या कर दिया? अपॉइंट कर दिया। तो इंडिया में कैसा है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ध्यान से समझ में आई बात? अब ये थोड़ा सा बात सुनने में अलग लग रही होगी, कड़वी लग रही होगी तुम लोगों को, बहुत ज्यादा कड़वी लग रही होगी कुछ लोगों को, बट ये एक्चुअल में हो रहा है। तो इंडिया में क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, तो वहां पे डायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पर्सन्स क्या करते हैं? लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। लोग वोट लीडर को नहीं दे रहे, लोग वोट दे रहे हैं किसको? लोग वोट दे रहे हैं किसको? अपनी पॉलिसी को, कि भाई ये वाली पॉलिसी इंपोज करनी है, ये वाली पॉलिसी लेकर आओ, ये वाली पॉलिसी लेकर आओ। ठीक है, तो ये होता है सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस। अब बात करते हैं आगे। फाइनली इसके जितने भी फीचर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से लिए गए हैं, कंट्रीज से लिए गए हैं, लोगों से लिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, और इसीलिए बोलते हैं क्या? कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। डिफरेंट कंट्रीज से क्या किया गया? कॉपीड किया गया है। ठीक है, कॉपीड फ्रॉम, जरा छोड़ो ऐसे मत लिखो, तो कॉपीड फ्रॉम अभी मैं बताऊंगा। वैसे 11 देश हैं, अभी 11 देशों का नाम ही देख लेंगे हम लोग आगे चलकर। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बात की थी किसने? एम एन रॉय ने। किसने की थी बात? एम एन रॉय ने की थी। बट क्या एम एन रॉय वाज द फर्स्ट पर्सन? क्या इन्होंने ही सबसे पहले बोला था? नहीं। एम एन रॉय से पहले भी कौन बोल चुके थे यहां पर? बाल गंगाधर तिलक बोल चुके थे। कौन बोल चुके थे? बाल गंगाधर तिलक बोल चुके थे। अराउंड 1885 के आसपास की बात है। उन्होंने तब पहली बार अपने न्यूज़पेपर में लिखा था। ठीक है, केस में लिखा था, अपने न्यूज़पेपर में लिखा था। क्लियर है? देखो, ऐसा नहीं है कि, देखो मैं आपको ना एक बात बताता हूं। ऐसे सोचो, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे सोचो, अभी आप लोग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह से बिहेव कर रहे हो, है ना? आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह से बिहेव कर रहे हो। कल आप सेलेक्ट हो जाते हो एज अ आर्मी पर्सन, है ना? आर्म फोर्सेज में आप सेलेक्ट हो जाते हो। आर्म फोर्सेज में सेलेक्ट होने के बाद आपके पास से बहुत सारे आपके जो राइट्स हैं ना, वो भी आपके चले जाएंगे। अभी एक नॉर्मल पर्सन की तरह से आप बिहेव कर रहे हो, एक आम सिटीजन की तरह से बिहेव कर रहे हो, तो आप लोग क्या कर रहे हो? कंप्लीट राइट्स को एंजॉय कर रहे हो, हर तरीके से राइट्स को एंजॉय कर रहे हो, हर तरीके से एंजॉय कर रहे हो। तो अभी क्या है? आपको हर जगह 50 कमियां नजर आ रही हैं, 50 चीजें नजर आ रही हैं। आपको गवर्नमेंट अच्छी भी नजर आएगी, खराब भी नजर आएगी, सब कुछ नजर आएगा, हर चीज आपको देखेगी। बट आप इसी चीज को इस तरीके से सोचो कि कल जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, आर्म फोर्सेस का हिस्सा बन जाते हो, तब आप क्या करोगे? आपके अपने जो राइट्स हैं वो तो खत्म हो गए। और तुम्हें अगर ये चीज का एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में इस तरह के एग्जांपल हजारों आएंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप सबको पता है, हम सबको पास क्या है? एक राइट है। किसका? रिलीजियस राइट है।
आपके पास आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है सबके पास। आप सबके पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप जैसे चाहे वैसे क्या कर रहे हो, अपने धार्मिक स्वतंत्रता को एंजॉय कर सकते हो ना, जैसे चाहे उसको फॉलो कर सकते हो। बहुत सीधी सिंपल सी बात है। सेम ये चीज अभी शायद 3 दिन 4 दिन पहले न्यूज़पेपर में आती है। एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर मतलब समझ रहे हो ना, ऑफिसर ऐसे ही नहीं बन गया होगा कि हाँ ऑफिसर बन गया, नहीं, प्रॉपर एसएसबी क्रैक करके वहां तक पहुंचा होगा, ट्रेनिंग ली होगी, उसके बाद वो ऑफिसर बना होगा, कैप्टन की पोस्ट पर है, समझ रहे हो, कैप्टन 3 स्टार कैप्टन की पोस्ट पर है। वो पर्सन बोलता है कि मेरे अपने कुछ पर्सनल राइट्स हैं, अब मेरे अपने कुछ पर्सनल रिलीजियस राइट्स हैं, तो मैं ये जो रिलीजियस वर्शिप हो रही है मेरी बटालियन में, मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। एक ऑफिसर के ये वर्ड्स हैं, एक ऑफिसर के ये वर्ड्स हैं। तो उससे पूछा गया भाई क्यों नहीं बनोगे आप, क्या रीजन है? बोलते देखो एज अ ऑफिसर मैं वहां तक चला जरूर जाऊंगा, बट मैं वहां पर हिस्सा नहीं बन सकता उस चीज का, क्योंकि मेरा रिलीजन इस चीज के अलाउ नहीं करता। अब जब ऐसा हुआ तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, इसके लिए बार बार आवाजें उठी, उनकी कई बार काउंसलिंग की गई, कई बार इनको डिफरेंट सेशंस के लिए भेजा, कई और अपर ऑफिसर्स ने उनके साथ मीटिंग की, ठीक है। उन्हें फिर एक होता है ना, मतलब आर्मी में भी इम्प्रूवमेंट के कई सारे डिफरेंट टास्क होते हैं, उनके लिए भेजा गया, उनको नहीं समझ में आई, उन्होंने नहीं मैं तो फॉलो करूंगा। फाइनली ये बात पहुंचती है इंडियन आर्मी के सीडीएस के पास, अभी जो अनिल चौहान जी हैं उनके पास। उन्होंने क्लियरली बोला कि आपको आपकी सेवाओं से क्या किया जाता है, तुरंत डिसमिस किया जाता है, एज वेल एज आपको जो भी बेनिफिट्स मिल रहे थे इंडियन आर्मी की तरफ से, वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपके क्या किए जाएंगे, कट ऑफ किए जाएंगे, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, और तुरंत ही आपको आपकी सेवाओं से बर्खास्त किया जा रहा है, डिसमिस किया जा रहा है। वो पर्सन पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को स्टडी किया, उसके बाद साफ बोल दिया कि हर एक संस्था का अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और आप उनसे अलग नहीं हो सकते। और तुम लोग जब कई बार पढ़ते हो तब भी मैं ये बात बताता हूं कि आप जिस संस्था का हिस्सा बन रहे हो, आप जिस जगह पर जा रहे हो, वहां पर जो लोग हैं आपको वैसा ही बनना पड़ता है। आपकी बटालियन में अगर सबके सब जाट हैं तो आप जाट बन जाओगे, आपकी बटालियन में सबके सब मद्रासी हैं तो आप मद्रासी बन जाओगे, आपकी बटालियन में सबके सब अगर गोरखा हैं तो गोरखा बन जाओगे, आपकी बटालियन में सबके सब अगर सिख हैं तो आप सिख बन जाओगे। और ये ही कायदा है डिफेंस फोर्सेस का, ध्यान रखना। अब यहां पर आप आकर बोल दो, क्यों अभी जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं आप लोग पढ़ रहे हो, क्योंकि अभी तो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो आपको सुनने में लग रहा है और यार सर गलत बोल रहे हैं, सर की बात मेरी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करी, तो आपको वो बुरा लग रहा होगा सुनने में कि सर की बात ना मेरी आइडियोलॉजी से बिलोंग नहीं करी, इसका मतलब सर गलत है। बट जिस दिन आप उस संस्था का हिस्सा बनोगे तब आपको ये चीज का एहसास होगा, तब आपको लगेगा सर की एक एक अक्षर, एक एक बात जो सर बोल रहे थे ना वो बिल्कुल 16 आने सच है। तब आपको ये चीज रियलाइज होगी कि सर जो कह रहे थे वो 100% सच है, तब आपको इस चीज का एहसास होगा। कोई बात नहीं, इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। फाइनली 1934 एम.एन. रॉय, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले डिमांड की थी, बट उससे पहले भी बाल गंगाधर तिलक एक बार अपने न्यूज लेटर में इसके बारे में बात कर चुके थे। फिर आगे चलकर एक बार गांधी जी ने भी इस बारे में बोला है कि भाई हमें अपना एक खुद का संविधान चाहिए। आगे चलकर कांग्रेस इस चीज को क्या करती है, बोलती है कि भाई हमें भी क्या चाहिए, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब तुम सोच रहे होगे सर एम.एन. रॉय ऐसा कोई नॉर्मल आदमी होगा, नहीं, ही वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कम्युनिस्ट लीडर, उस समय का बहुत बड़ा कम्युनिस्ट लीडर था ये। इतने बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे कि इनका उठना बैठना डायरेक्ट जो जोसेफ स्टालिन है रशिया का, डायरेक्टली जोसेफ स्टालिन के साथ इनका उठना बैठना था। तो ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। और अगर आप नोटिस करोगे कांग्रेस ने क्या किया, हमेशा कोई भी अगर बड़ा पर्सन, कोई बड़ी आइडियोलॉजी, कोई चीज लेकर आती है, हमेशा उसको कॉपी किया है। तो कांग्रेस सडनली इनके वर्ड्स को क्या करती है, बोलना शुरू करती है कि भाई हमें अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए।
क्या चाहिए, हमें अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ये डिमांड कौन करती है, कांग्रेस करती है। ऑलरेडी अगर आप टाइम देखोगे 1935, तो 1935 में तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आ चुका है, ठीक है। फिर आता है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर कब आता है, 1940। 1940 में भी ये अंग्रेज कहते हैं कि हम आपको क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे, एज वेल एज आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का क्या देंगे, ताकत भी देंगे। सेम कैबिनेट मिशन, अगस्त ऑफर एंड क्रिप्स मिशन। अगर आप लोग नाम ध्यान रखो सकते हो तो प्लीज ध्यान रखना, क्रिप्स मिशन। इन दोनों की ही फाइंडिंग सेम थी। क्या, पहली चीज डोमिनियन स्टेटस, और दूसरी चीज क्या बोली थी इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन। किसको लेकर बात की, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन आता है, इसके बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। इसी के थ्रू क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को स्टेब्लिश किया जाता है, और जिसका काम होता है क्या, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। तो इनकी क्या होती है, मीटिंग्स होती हैं। जिन मीटिंग्स में क्या होता है, डिस्कशन शुरू होता है। किसको लेकर मीटिंग्स में, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। और इन मीटिंग्स की जो भी फाइंडिंग्स निकल के आती हैं वो हमारे सामने निकल के आता है। तो कब तक टाइम लगता है, पीछे आप लोग बढ़ चुके, 2 साल 11 महीने और 18 डेज। ये वो पूरा का पूरा क्या लगता है, टाइम लगता है इसको। फाइनली उसके जैसे ही ये काम खत्म होता है, इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो क्या हो जाती है, अपने आप ही एंड हो जाती है। उसका अपने आप ही क्या कर दिया जाता है, एंड कर दिया जाता है। फिर अब इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर कौन कौन से थे, तो टोटल 389 मेंबर्स थे। कितने थे, 389 मेंबर्स थे। क्या, 389 मेंबर्स थे। इन 389 मेंबर्स में से 93 जो मेंबर्स हैं, जो 93 मेंबर्स हैं, 93 सीट्स जो है ये प्रिंसली स्टेट से थी। ये प्रिंसली स्टेट्स कौन है, वो राजा और रजवाड़े हैं, जो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, अपने अपने स्टेट्स को इंडिपेंडेंट करके बैठे हुए हैं। जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, आप लोगों ने सुना होगा रामपुर, ये सब क्या थी, रियासतें थी। तो ये क्या है, प्रिंसली स्टेट्स है जो अपने आप को इंडिपेंडेंट करके बैठे थे। तो इन सबको क्या किया गया, इंडिया का हिस्सा बनाया गया, और धीरे धीरे सारी सीटें एक साथ लाई गई। 93 सीटें ये थी, और 296 जो सीटें हैं ये ब्रिटिश रीजन से आती थी। ब्रिटिश रीजन मतलब जहां पे डायरेक्ट कौन करते थे, डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का रूल था। क्या था, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल था। जहां पे डायरेक्ट क्या था, ब्रिटिश रूल था। प्रिंसली स्टेट्स क्या थे, एक्चुअल में ब्रिटिशर्स के सपोर्ट के साथ काम कर रहे थे, इंडिपेंडेंट थे एक तरह से। तो फाइनली ये तो हो गया डिवीजन। बट आप कहोगे सर हमने सुना 4 सीटें और भी थी। यस, इसमें 4 सीटें और भी थी। 4 सीटें कौन सी थी, ये कमिश्नरी रीजन थे। कौन से, कमिश्नरी रीजन्स। ये कमिश्नर रीजन कौन कौन से थे, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, और एक था बलूचिस्तान। कौन सा, बलूचिस्तान। तो 4 रीजन कौन से हो गए, ये रीजन हो गए, कमिश्नरी रीजन हो गए। तो फाइनली प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया कि भाई आप अपनी तरफ से जिस भी पर्सन को भेजना चाहते हो, ठीक है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव आप अपनी तरफ से भेज सकते हो, ठीक है। बाकी जो लोग होंगे उनमें क्या किया जाएगा, एवरी 1 मिलियन पर एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा। मतलब कि हर 10 लाख पर एक पर्सन की क्या की गई, सीट डिसाइड की गई। और आज भी हम लोग इसी फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। जो हमारे एमपी होते हैं वो आज भी क्या होते हैं, इसी हिसाब से चलते हैं। जितने भी हमारे एमपी हैं वो क्या हैं, इसी हिसाब से आते हैं।
मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है? फाइनली अब सारे मेंबर जब आ चुके हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पहली मीटिंग होती है 6 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 6 दिसंबर 1946 को। उसके बाद दूसरी मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जब मीटिंग होती है तो यहां पे सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द पर्सन जिनको क्या किया जाता है, यहां पे लाया जाता है, ठीक है, एज अ टेम्परेरी हेड के रूप में। फिर दूसरी मीटिंग होती है 11 तारीख को। तो पहले यहां पर कौन आएंगे? सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा कैसे टेम्परेरी आते हैं। फिर 11 तारीख को मीटिंग होती है, 11 दिसंबर को। और 11 दिसंबर की मीटिंग के बाद यहां पे डिसाइड किया जाता है कौन? राजेंद्र प्रसाद। कौन लीड करेगा? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का हेड बनाया गया। क्या किया गया? इनका हेड बनाया गया। अभी आप लोग आगे पढ़ोगे सेम ये चीज कनेक्ट हो जाएंगे आकर अपने आप ही। क्लियर है? तो ओरिजिनल कॉपी हैंड रिटन थी, प्रिंटेड फॉर्म में नहीं थी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये लिखने वाली बात है नहीं, इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ये कोई जरूरी भी नहीं है। आज के टाइम पर क्या हीलियम केस में रखी हुई है एक, ठीक है, कहां पर? लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट में। अब आप कहोगे सर लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट ये बात लिखी क्यों है, यहां पर बताई क्यों जा रही है अगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो? अभी रिसेंटली हम लोगों ने पार्लियामेंट चेंज किया, तो पुराना वाला जो पार्लियामेंट था उसको क्या बना दिया गया? एक लाइब्रेरी के रूप में बनाया गया। लाइब्रेरी के साथ साथ उसको क्या किया गया? एक म्यूजियम के रूप में बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बनाया गया वहां पर। और वहीं पर एक हीलियम बॉक्स तैयार किया गया जिसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को रखा गया ताकि वो खराब ना हो, ठीक है, इसीलिए ये वाला पॉइंट बताया गया, अदरवाइज इसको लिखने की आपको जरूरत है नहीं। तो फाइनल जो कॉपी तैयार हुई थी उसमें 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करते हैं तो 25 पार्ट्स हैं और 448 प्लस आर्टिकल्स हैं। कितने? 448 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं हमारे पास। क्लियर? और अगर शेड्यूल्स के बारे में बात करते हैं तो टोटल कितने हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। कितने? टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। एट प्रेजेंट जो भी नया कानून बनता है वो क्या होता है? एड ऑन होता चला जाता है। एक तरह से देखा जाए तो इन्हीं आर्टिकल्स का सब क्लॉजेस बनते चले जाते हैं। क्या करते चले जाते हैं? सब क्लॉज बनते चले जाते हैं। फाइनली अगर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो कुछ हमारे क्या है? साइलेंट फीचर्स हैं। क्या है? कुछ साइलेंट फीचर्स हैं। कौन कौन से साइलेंट फीचर्स हैं? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पीछे पता चल चुका है। ड्रॉ फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से लिया गया, ये भी हमको पता चल चुका है। इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल है। रिजिड मतलब कि बहुत ज्यादा कठोर है और फ्लेक्सिबल मतलब कुछ जगह पर नरम पड़ जाता है। जैसे अगर कठोर की बात करें तो अगर फंडामेंटल राइट का एबॉल्यूशन होता है, उसको कोई कंट्रोल करता है, उनको कोई तोड़ता है, तो क्या हो जाएगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगा कि आप किसी के फंडामेंटल राइट को क्या नहीं कर सकते? एबॉलिश नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? एबॉलिश नहीं कर सकते। लचीलापन, फ्लेक्सिबल की बात करेंगे तो फ्लेक्सिबल कैसे है? फ्लेक्सिबल कैसे? बहुत से ऐसे लॉ हैं जिनको पास करने के लिए हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर गए, पार्लियामेंट में लेकर गए, सीधे क्या कर दिया? पास कर दिया। तो कुछ जगह पर कठोर है, कुछ जगह पर आसान है। कहीं पर कोई ऐसा कानून बन रहा है जो आपके फंडामेंटल राइट को एबॉलिश कर रहा है तो वो कठोर हो जाएगा। पर कोई ऐसा कानून बन रहा है जो आपके फंडामेंटल राइट को और ज्यादा बेहतर बना रहा है तो वो लचीला हो जाएगा। तो दोनों चीजें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दोनों चीजें आती हैं। तो ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट मैंने क्या दिया है? आपको एक एग्जांपल दिया है। ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करेगी? बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगी।
किसके ऊपर डिपेंड करेगी? बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है, अगर वो इसके अगेंस्ट है, तो वो रिजिड हो जाएगा। पर अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को और ज्यादा बेटर बना रहा है तो वो क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल हो जाएगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। फाइनली फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी बाइज्ड, ये मैं आपको बता चुका हूं, इसमें कुछ जानने की जरूरत है नहीं। 470 हर जगह अलग अलग चीज है, फिलहाल उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मार्शल लॉ में फंडामेंटल राइट्स मतलब ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में छीन जाते हैं। हाँ यस, जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, आप एकेडमी में पहुंचते हो, तुरंत आपके खत्म हो जाते हैं वो सारे के सारे राइट्स। फंडामेंटल राइट्स सारे नहीं खत्म होते, रहते हैं, बट कुछ खत्म हो जाते हैं। इफ सेकुलर वॉज एडेड लेटर टू प्रेम्बल इट कैन ऑल्सो रिमूव्ड। यस, इट कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड, ठीक है। बट आज के टाइम पर हम लोग ये मानते हैं कि सेकुलर जो वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को और ज़्यादा बेटर बनाता है, इसलिए उसको रखा गया है। बट नो डाउट जो चीज़ बाद में जुड़ी है उसको हटाया भी जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इस चीज़ को लेकर आप लोग बहुत सारी चीज़ें कह सकते हो, लिख सकते हो, बट अब देखो ये चीज़ें कंट्रोवर्शियल भी होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग इंडिया में अभी जो न्यूज़ चल रही है, क्योंकि नो डाउट तुम्हारा ये क्वेश्चन अगर आया है सामने, तो अभी इंडिया में ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जो आप लोगों को दिखता है। जैसे अभी रिसेंटली एक लड़की का केस हुआ, ठीक है, जिसमें एक लड़की ने, गुड़गांव की एक लड़की है शर्मिला करके समथिंग, तो उसके केस में जो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया वो लगाया गया ब्लास्फेमी का। अब कितनी अजीब सी बात है कि इंडिया केवल उन गिने चुने कुछ देशों में आता है जहां पे ब्लास्फेमी के लिए रूल्स बने हुए हैं। बाकी जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं या डेवलपिंग नेशंस हैं, उन सभी ने ब्लास्फेमी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन सबको खत्म कर दिया है, उन सबको खत्म कर दिया है। और पता है क्या बोलकर किया है? आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाओगे, ब्लास्फेमी का कोई रूल नहीं है। आप अमेरिका के किसी भी कंट्री में कहीं पर भी जाओ, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपको ब्लास्फेमी का कोई रूल नहीं दिखेगा। इवन अफ्रीका के भी बहुत सारे कंट्रीज ने ब्लास्फेमी का रूल खत्म कर दिया है। कुछ जो कंट्रीज बचे हुए हैं वो कौन से कंट्रीज हैं? इथोपिया, ठीक है। एशिया के भी ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज ने ब्लास्फेमी का रूल खत्म कर रखा है। कुछ देश बचे हुए हैं, कौन से? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। और इधर देखोगे तो अफ्रीका में इथोपिया, ठीक है, और एक दो देश ऐसे हैं जिन्होंने इस रूल को भी रखा है, ठीक है, जिन्होंने इस रूल को रखा है। और भी कुछ देश हैं आपको दिख जाएंगे, ईरान और ये सब लोग। बट अब ये चीज है क्या? हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली इस चीज को किसके साथ जोड़ दिया? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जोड़ दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ब्लास्फेमी के रूल बने हुए थे कब? मेडिवल एरिया में, मेडिवल एरा में, मतलब कि आज से करीबन करीबन 400-500 साल पहले कभी बना करते थे। यूरोप तो इस रूल को ऑलमोस्ट 20th सेंचुरी के आसपास ही खत्म कर देता है। अमेरिका भी इस रूल को 20th सेंचुरी में खत्म करता है। क्लियर है? क्लियर है? व्हाट इज ब्लास्ट एसएमजी और सेइंग? सर क्या लिखा है ये काव्य मैडम आपने? अब इसका मतलब मत पूछो यार, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं यार ये सब। पॉलिटी में ऐसी चीज़ें बहुत सारी आएंगी आपके सामने। फाइनली ये चीज़, इसके बाद आता है आपका कौन सा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सर वो लॉ स्टूडेंट्स जो, अरे हाँ एग्जैक्टली वही वाला केस है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी मैं आपको बता चुका हूं। फिर आता है कौन सा आपका? सोवर्निटी एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी। हमारे यहां जो जुडिशरी है वो क्या है? सबसे ज्यादा सुप्रीम है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। ब्लास्ट एसएमजी और सिंह सर, मतलब मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। ब्लास्ट कहां बोला है मैंने? ब्लास्फेमी वर्ड यूज किया है। छोड़ो अभी फिलहाल उसका मीनिंग।
ब्लास्फेमी मतलब कि गॉड के अगेंस्ट जो कोई पर्सन बोलता है उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। अगेंस्ट अ गॉड, अगेंस्ट अ रिलीजन बोलना उसको ब्लास्फेमी बोलते हैं। ठीक है। पार्लियामेंट सोवर्जिनिटी, कि पार्लियामेंट के हाथ में क्या है, कंप्लीट होल सोल पावर है। क्या है, होल सोल पावर है। एंड जुडिशरी मतलब कि ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट, एक फ्री बॉडी है। कैसी है, एक फ्री बॉडी है। क्या है, एक कंप्लीटली फ्री बॉडी है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और इसीलिए आज के टाइम पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्या है, जुडिशरी है। कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए ये क्या करती है, अपनी अकाउंटेबिलिटी से बाहर है। सबसे बड़ी बात क्या है, अपनी अकाउंटेबिलिटी से बाहर है। क्या है, अपनी अकाउंटेबिलिटी से बाहर है। अब अकाउंटेबिलिटी से बाहर क्यों हो जाता है कोई आदमी? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि भाई आप इंडिपेंडेंट हो, आप घर में जो चाहे वो करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपसे नहीं पूछेगा, ना ही कोई आपसे कुछ कहेगा, तो आप क्या करोगे, कुछ भी करोगे। और अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप क्या कहोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे से पूछने की, तुमको पता नहीं है मैं फ्री हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। इट मीन्स आपकी क्या है, अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं क्या होगी, क्वेश्चनेबल हो जाएगी। तो सेम चीज यहां पर है। आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल हो जाएगी। बात समझ में आई? फिर आता है रूल ऑफ लॉ, कि देश में क्या चलेगा, कानून का शासन चलेगा। किसका शासन चलेगा, कानून का शासन चलेगा। फिर आता है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है, ये आपको पीछे ऊपर मैंने बता ही दिया है। ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड और इंटीग्रेट आ गया, वर्ड क्या आ गया, एकीकृत, इंटीग्रेटेड आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां ये अपने आप में एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी से मतलब यह है कि सबसे पहले आएगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद आएगा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद आएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद सेक्शनल कोर्ट। मींस सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है उसे हाई कोर्ट और नीचे के सभी कोर्ट्स को अलाउ करना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने कुछ भी कहा है तो उसके नीचे की जो भी कोर्ट्स है उनको वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीज होती है क्या, इंटीग्रेटेड, मतलब ऊपर की जो बॉडी है वो क्या है, होल सोल पावर को होल्ड करती है। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी क्या हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब ध्यान रखना, ये सारी चीजें जो आप लोग यहां पे पढ़ रहे हो एज अ साइलेंट फीचर, ये साइलेंट फीचर ही एक्चुअल में क्या है, आपके बेसिक स्ट्रक्चर है। ये सब के सब क्या है, आपके बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। ये भी ध्यान रखना, आपसे कोई पूछ ले कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो दे ऑल आर द बेसिक स्ट्रक्चर, दे ऑल आर द बेसिक स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, ये सब के सब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। फाइनली कुछ कमेटीज बनी थी जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बना रहे थे, तो सबसे पहले बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड करते भीमराव अंबेडकर। ये बनी थी 29 अगस्त को, शायद 29 अगस्त 1947 को। हाँ 1947 को बनी थी। फिर आता है यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी को लीड कर रहे कौन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको भी लीड कर रहे कौन, जवाहरलाल नेहरू। स्टेट कमेटी, ठीक है, फॉर द नेगोशिएशन ऑफ स्टेट्स, इस यहां पर भी लीड कर रहे हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू। एंड फिर आता है क्या, प्रोविडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रांतों से जुड़ी हुई, जो भी प्रांत इंडिपेंडेंट थे, प्रिंसली स्टेट से, उनसे जुड़ी हुई, तो इसको लीड कर रहे थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करे थे, कंप्लीट इंडिया के इंटीग्रेशन का काम करते एक। फिर आता है एडवाइजरी कमेटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसको भी लीड कर रहे थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन लीड करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे। फिर आता है रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी को कौन लीड कर रहे हैं यहां पर, राजेंद्र प्रसाद। 1947 ही तो है, मैंने गलत लिख दी, अरे यार सॉरी, 1947, सॉरी मेरी मिस्टेक है। फिर आता है क्या, स्टेयरिंग कमेटी, राजेंद्र प्रसाद। और ये जो आप देख रहे हो, इट्स अ लोगो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ये क्या था, लोगो था किसका,
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। क्लियर है, ये लोगो था। अब यहां पर कई सारी फीमेल्स है जो हमको देखने को मिलती हैं, ध्यान रखना इन फीमेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में क्या किया है, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, ध्यान रखना। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, एग्जाम्पल है किसका, वुमेन एम्पावरमेंट का। है ना, ये एक्चुअल में एग्जाम्पल है। हसन जीवराज मेहता, ठीक है, दक्षिणी, ठीक है, अमू स्वामीनाथन, ठीक है, एनी मार्कसी, लीला रॉय, ठीक है, बेगम अर्जी हसल, ठीक है, मताली चौधरी, सरोजनी नायडू, रेणुका राय, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, दुर्गाबाई देशमुख, पूर्णिमा बनर्जी, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। अब यहां पर यह भी ध्यान रखना, राजकुमारी अमृत कौर ये इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली हेल्थ मिनिस्टर भी बनती हैं। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, और ये इंडिया में यूएन में इंडिया की पहली रिप्रेजेंटेटिव बनती हैं। यूएन में इंडिया की पहली रिप्रेजेंटेटिव बनती हैं। अरे लोगो मतलब सील के लिए जो इस्तेमाल होता था, लोगो। सुचिता कृपलानी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल्स में से एक है, तो इनका तो नाम जरूरी याद रखना है आपको। इन लोगों का नाम तो जरूरी याद रखना है, बाकी किसी का रखो ना रखो, इनका तो जरूर याद रखना है। तो फाइनली, अच्छा सही लिखा है बिल्कुल मैंने, 29 अगस्त 1947 7 मेंबर्स होते हैं आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी में। कौन कौन होते हैं, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, माधवराव एंड टीटी कृष्णमाचारी। माधवराव ने एक्चुअल में रिप्लेस किया था बीएल मित्तल को, एंड टीटी कृष्णमाचारी ने रिप्लेस किया था डीपी खेतान को। किसको, डीपी खेतान को। तो ये पूरे की पूरे ग्रुप आपके सामने बैठा हुआ है जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। एंड भीमराव अंबेडकर वाज द पर्सन जो इसको क्या कर रहे थे, लीड करने का काम कर रहे थे। फाइनली आती है इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सर वुमेन्स में से किसी ने कोई कमेटी लीड नहीं, हाँ कमेटी को लीड नहीं किया, बट दे आर द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये लोग का पार्ट थे उसका। अच्छा हाँ, एक चीज और भी है, तुम लोगों ने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया। अगर आप इस लोगो को देखते हो तो इस लोगो की एक खास बात है, इस लोगो में आपको एक हाथी दिखेगा। हाथी का मतलब क्या है, स्थिरता का प्रतीक है। हाथी क्या है, स्थिरता का प्रतीक है। और हाथी के साथ आपको क्या दिख रहा है, हाथी के साथ आपको क्या दिखा रहा है, एक अखंड भारत दिख रहा है। क्या दिखता है, एक अखंड भारत दिखता है। क्या दिखता है आपको, अखंड भारत दिखता है। क्या दिख रहा है आपको, अखंड भारत दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना है यहाँ पर ये चीज। तो इसका मतलब संविधान बनाने वाले जो लोग थे उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज का था कि यार हमारा जो भारत है वो एक जैसा ही दिखाई देगा, वो बटेगा नहीं, कटेगा नहीं, एक जैसा दिखाई देगा। कहीं ना कहीं संविधान बनाने वाले लोगों के मन में जो संविधान था वो एक्चुअल में ऐसे ही था, जो देश था वो ऐसे ही था। अब इस सपने को जिन लोगों ने संविधान बनाया, उन लोगों के सपने को कौन पूरा कर सकता है, आज के टाइम पर तुम ही लोग पूरा कर सकते हो। ठीक है, आज के टाइम पे इस सपने को पूरा करने की ताकत तुम लोगों के हाथ में। फाइनली 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद होती है 11 दिसंबर को, राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है, यहाँ पे लीड करने के लिए दिया जाता है, और एससी मुखर्जी को यहाँ पर इनके साथ में आता है एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। फिर आता है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 इस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जाता है। क्या लाया जाता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जाता है।
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चलकर किसका पार्ट बनता है, या इसी के बेस पर क्या बनाया जाता है, हमारा प्रेम्बल लिखा जाता है। कौन सा हमारा जो प्रेम्बल था वो इसी के ऊपर बेस था, ध्यान रखना ये चीज। तो ये कहीं ना कहीं भारत का जो संविधान का था, उसका जो स्ट्रक्चर था, उसकी फिलॉसफी, उसके विचारधारा को प्रेजेंट करता था, उसके दर्शन को प्रस्तुत करता था, आइडियोलॉजी बता रहा था हमारी क्या है। फिर आता है यहाँ पे 22 जनवरी, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्या किया गया, यहाँ पर पास किया गया, सर्वसहमति से पास किया गया 1947, 22 जनवरी। फिर आता है 22 जुलाई 1947, क्या किया गया, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। नेशनल फ्लैग कैसा है, जिसमें बीच में अशोक चक्र है और 3 आपको लाइनें देखनी है, स्ट्रिप्स देखनी है, क्या, नारंगी, सफेद और हरा। इससे पहले तक क्या था, इससे पहले तक नारंगी, सफेद और हरा और बीच में चरखा हुआ करता था, तो उसकी जगह पर किसको, अशोक चक्र को यहां पर अडॉप्ट किया गया और वो फाइनल किया गया। फिर आता है 24 जनवरी 1950, क्या किया गया, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया। क्या किया गया, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया। नेशनल एंथम क्या लिया गया यहां पे, जनगण मन। इससे पहले तक किसका इस्तेमाल हो रहा था, लोग वंदे मातरम का यूज करते थे, पर वंदे मातरम को बनाया जाता है क्या, नेशनल सॉन्ग, और यहीं पर वंदे मातरम क्या बन गया, नेशनल सॉन्ग। क्या बन गया, सॉन्ग बना। क्लियर। फिर आता है 24 जनवरी 1950, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद अपॉइंट किए जाते हैं। एंड 24 जनवरी 1950 को ही फाइनल सेशन होता है और यहां पे सब लोग क्या करते हैं, साइन करते हैं। क्या करते हैं, साइन करते हैं। आफ्टर द साइनिंग, इस साइन के बाद ही यहां पर क्या होता है, संविधान का निर्माण पूर्ण हो जाता है। और 26 जनवरी को 1950 को क्या किया जाता है, इसे लागू कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें एक डेट और भी है, वो तो मैं बताने ही भूल गया, सॉरी। यहां पे ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949, ये वो डेट थी जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था। फिर आते हैं सोर्स, अब कहां कहां से कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया। अभी मैं पीछे आपको यही बात बताने वाला था, जो मैंने सोचा था कि अभी रुक जाते हैं, एक साथ बताएंगे आपको। तो कहां कहां से कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी किया गया था, लिया कहां कहां से गया था। देखो, यूएसए से, बहुत आसान आसान चीजें। आज की क्लास में कुछ भी ऐसा नहीं है। कल की क्लास थोड़ी सी तुमको टफ लगी होगी, थोड़ा सा लगा होगा यार सर हैवी हो गया, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दिया आपने, बट आज की क्लास आप लोगों को लगेगी थोड़ी सी आसान। तो आज की क्लास में ज्यादा कुछ है नहीं, डायरेक्ट फैक्ट है। अगर आपने पहली 3 क्लासेस को अच्छे से पढ़ लिया, कल वाली क्लास, आज वाली क्लास और कल जो क्लास होगी वो, अगर आपने इन 3 दिन की क्लासेस को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से याद कर लिया, तो बाकी के आने वाले जो 7-8 दिन हैं पॉलिटी के, वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे, लिटरली बहुत आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले यूएस क्या है, प्रेम्बल लिया गया था। यूएसए से दूसरी चीज क्या ली गई है, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। तीसरी चीज क्या ली गई है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट लिया गया है। उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज लिया गया है। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया गया है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर लिया गया है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। उसके बाद प्रेसिडेंट एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस लिया गया है, कि प्रेसिडेंट क्या होगा, हमारा सुप्रीम कमांडर होगा आर्म फोर्सेस का। एंड लास्ट में आता है क्या, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस से हम लोगों ने लिया है क्या, रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये सब जो पार्लियामेंट मतलब हमारे प्रेम्बल में लिखी हुई बातें हैं, वो सारी की सारी कहां से ली हम लोगों ने,
फ्रांस से ली हैं। क्लियर है? क्लियर है? फिर आता है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने कहां से ली? साउथ अफ्रीका से ली। दूसरी चीज ली क्या? इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, कि राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, ये चीज भी हमने कहां से ली? साउथ अफ्रीका से ली। भाई आप लोग राज्यसभा के मेंबर के लिए तो वोट करते नहीं हो, तो राज्यसभा का मेंबर का वोट कहीं सी और तरीके से होता होगा, तो वो कैसे आएंगे? वो यहां पर है। फिर आता है जर्मनी, इमरजेंसी पावर के बारे में। किसके बारे में? इमरजेंसी पावर के बारे में बात करते हैं। तो जितनी भी आपकी इमरजेंसी पावर है वो कहां से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। कहां से? जर्मनी से ली गई है। जापान, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, कि भाई कोई भी जो प्रोसेस स्टेब्लिश किया गया लॉ के द्वारा उसी को क्या किया जाएगा? फॉलो किया जाएगा। तो थोड़ा सा रूल ऑफ लॉ से क्या अलग चीज है, पर है वही। फिर आता है ब्रिटेन से, सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, अगेन यहां पर भी है, ध्यान रखना। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, सेम यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, बट जो मेन चीज आई है वो कहां से आई है? वो यहीं से आई है। इस वाले को आप उतना एडॉप्ट नहीं करोगे। फिर आता है रिट्स, प्रादेश, तो इसको आप लोग चाहो तो हटा सकते हो, बट एक्चुअल में क्या है? सेम सिमिलर सी चीजें, इसलिए ऐसा होता है। फिर आता है कौन सा? रिट्स, स्पेशल राइट्स, विशेषाधिकार, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स और इन सबको लिखता है, जिसको हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी बोल देते हैं। फिर आता है बाइकैमरल सिस्टम, द्विसदनीय व्यवस्था, जिसको हम लोग लोकसभा राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। फिर आता है कनाडा, कनाडा से क्या लिया है? क्वाजी फेडरल फॉर्म लिया है। क्या लिया है? क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है ना? क्या लिया है? क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है। अब आप कहोगे सर ये क्वाजी फेडरल क्या? आप तो अभी तक बता रहे थे फेडरल सिस्टम बता रहे थे, फेडरल में क्वाजी कहां से आ गया? तो हमारे देश में कोई कैसे तो है नहीं कि एकदम फिक्स है। हमारे देश में ये दोनों चीजें आती हैं, एक यूनियन वाला कॉन्सेप्ट भी है और फेडरल वाला भी है। अब ना तो हम कंप्लीट फेडरल है, ना हम कंप्लीट यूनियन है, तो हम लोगों ने दोनों को मिलाकर क्या एक नया सिस्टम बनाया, क्या? क्वाजी फेडरल। क्या बोला? क्वाजी फेडरल, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब ये क्वाजी फेडरल का कॉन्सेप्ट ही एक्चुअल में इसलिए क्योंकि हम लोगों ने पावर को क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में। क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर पावर सिर्फ केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहती तो हम कैसे हो जाते? यूनियन हो जाते। और अगर पावर स्टेट्स के हाथ में चली जाती तो हम कैसे हो जाते? कंप्लीटली फेडरल हो जाते। हम लोगों ने कुछ पावर इधर दी और कुछ पावर इधर दी, इसका मतलब दोनों जगह पावर क्या कर दी? डिवाइड कर दी। फिर आता है रेजिड्यूशरी पावर, कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। किसके हाथ में होती हैं? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। फिर आता है आयरलैंड, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर आता है नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन कैसे होगा, है ना? अब राज्यसभा के मेंबर आते कहां से? स्टेट से आते हैं। कहां से आते हैं? स्टेट से। अभी आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, हर एक स्टेट से आते हैं। तो पर्टिकुलर स्टेट से कितने मेंबर आएंगे, कैसे नॉमिनेट किए जाएंगे, वो सारा प्रोसेस यहां पर दिया गया। फिर आता है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का। तो हम लोग पढ़ते हैं ना कई बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, वो सिस्टम एक्चुअल में यहीं से आया था। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, फेडरल जुडिक्शन, संघीय क्षेत्राधिकार, है ना? संघीय क्षेत्राधिकार मतलब कि जो सेंट्रल पावर है उसकी कहीं ना कहीं सोवरेनिटी बनी रहेगी, उसकी ताकत थोड़ी ज्यादा रहेगी। फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट जहां पर सेंटर एंड स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। बट पावर किसके हाथ में होगी?
सेंट्रल गवर्नमेंट में के हाथ में होगी। फिर आता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। भारत की सीमा के अंदर, भारत की टेरिटरी के अंदर किसी भी तरह का व्यापार करना, किसी भी तरह का काम करना, किसी भी तरीके का इंटरकोर्स, इंटरकोर्स मतलब कि कंपनियों को आपस में लिंक करना, कंपनियों को आपस में मर्ज करना। फिर आता है क्या, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की क्या ज्वाइंट सिटिंग करवाना, दोनों एक साथ बैठ मीटिंग करेंगे। क्या करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मीटिंग क्या हो जाएगी, एक साथ मीटिंग होगी। तो इसका प्रोविजन भी कहां से है, ऑस्ट्रेलिया से है। फिर आता है यूएसएसआर। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A में, ये बाद में ऐड किया गया था। फिर आता है प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चीज आप याद रखना, इसको यहां पे लिखना मत, बस याद रखने के लिए। फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब ये चीज क्या हमारे प्रेम्बल का भी हिस्सा है, किसका हिस्सा है, हमारे प्रेम्बल का भी हिस्सा है, तो ध्यान रखना ये चीज। तो ये भी कहां पे डाला गया है, यहीं से लिया गया। क्लियर है। तो ये सारी चीजें कहां से आती हैं, किस किस देश से हम लोगों ने ली हैं, ये हमारे सामने फाइनली आ गए। तो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? हाँ भाई, एनीवन? किसी का भी कोई डाउट, कोई समस्या? हाँ, आज इतना ही रखते हैं। मार्शल लॉ यार एक्सप्लेन करेंगे, बट आज मत करवाओ एक्सप्लेन यार, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है मार्शल लॉ, आज मत करवाओ। वैसे भी अभी 3 क्लास के बाद हम लोग मार्शल लॉ पढ़ रहे होंगे, 3 क्लासेस के बाद मार्शल लॉ हमारे सामने होगा। यकीन अच्छा, भरोसा नहीं होता कि सर ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि लोकेश सर एकदम इतना जल्दी क्लास छोड़ दें, वो भी आधे घंटे पहले। लोकेश सर की क्लास ऑन द टाइम खत्म होती है, फिर आगे जाकर ही खत्म होती है, कभी भी जल्दी तो खत्म ही नहीं हुई है। यकीन ही नहीं हो रहा सर, ऐसा लग रहा है जस्ट क्लास शुरू ही थी और आपने खत्म कर दी। कोई बात नहीं, आज आपके पास जो टाइम है इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। ठीक है, ठीक है, आज आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। इस टाइम को जितना हो सकता है यूटिलाइज कैसे करोगे, नोट्स बना लो, जो भी आपको करने हैं, काम करना है वो सारे काम करो, रिवाइज करो अच्छे से। ठीक है, क्लियर है? बाकी कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरे से पूछ लेना। चलो, तो फाइनली नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एंड फिर हम लोग आगे के क्लासेस को डिस्कशन करेंगे, आगे के नोट्स देखेंगे क्या क्या उसमें है हमारे लिए। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलो, फिलहाल आज की क्लास में मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।